दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों या सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला कथन है कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है और ये आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए केवल और केवल कथन एक सही है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप देख लीजिए कि भारतीय संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243D(3) यानी 243 घ सबसेक्शन 3 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के स्थान आरक्षित किए गए हैं और इसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस प्रावधान पर अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा और आप जान लीजिए अनुच्छेद 334 के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण और आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन से संबंधित प्रावधान था, लेकिन इस अवधि को समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है। और आप जान लीजिए दोस्तों 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत अब आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया है। तो देखिए, पहला है कि सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। तो आप जान लीजिए ये आपका सही नहीं है। दूसरा है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियतन के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोगों का गठन करेंगे, बिल्कुल सही है। और पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद के कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनकी 2 से अधिक संतानें हैं, तो ये भी सही नहीं है। और यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 2 कथन यानी ए और सी गलत हैं, बी और डी जो हैं आपके सही हैं, लेकिन इसमें आप क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कौन सा उत्तर सही किया जाए। तो दोस्तों आप जान लीजिए इसमें जो प्रावधान किया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है कि जो 30% आरक्षण कह रहा है वो गलत है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन में 30% और 2 बच्चों वाले यानी कि जिनके 2 बच्चे हों या 2 से अधिक संतानें हों वो पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद से संबंधित कार्य नहीं करने पाएंगे। ये दोनों ही प्रावधान जो हैं वो 73वें संविधान संशोधन के संबंध में सही नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है। तो आप जान लीजिए दोस्तों 30% आरक्षण का प्रावधान कहीं नहीं किया गया है, ये 1/3 आरक्षण है। ऐसे 73वां संविधान संशोधन, लेकिन ये आपका सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया है, वो संशोधन कौन सा है। तो ये है आप जान लीजिए 1992 का 73वां संशोधन। दोस्तों महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। 243 घ के खंड 3 के अंतर्गत पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं,
तो कहाँ पर? देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में, राज्य विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में या लोकसभा में। तो सही उत्तर है पंचायती राज संस्थाओं में। दोस्तों, भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है? तो ये है अनुच्छेद 243 घ का सब सेक्शन 3। यानी आप देख सकते हैं अनुच्छेद 243 घ में महिलाओं के लिए दोस्तों पंचायतों में सभी स्तरों पर 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, 243D, 243C, 243B या 243A। तो सही उत्तर है 243D के खंड 1 में उपबंध है कि प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे। और ये किस अनुपात में होगा? तो उस पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित होंगे। साथ ही इस अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार इस प्रकार आरक्षित स्थानों में से कम 1/3 स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी जो समूह है वो सही नहीं है। लेकिन आप देखिए कि जब ये प्रश्न 2011 में पूछा गया था तो उस समय बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 50% आरक्षण स्थानीय निकायों में दिया गया था। लेकिन वर्तमान में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सितंबर 2020 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार जो राज्य हैं, देखिए, आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, असम, गुजरात, कर्नाटक, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब और त्रिपुरा राज्यों में भी महिलाओं के लिए 50% स्थान पंचायतों में सुरक्षित किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 50% आरक्षण को वैध किया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। यानी ये सभी चारों 1, 2, 3, 4 सभी सुमेलित हैं, सभी सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो कुल स्थानों का 1/3। आप जान लीजिए कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ। इसके तहत प्रत्येक प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए कुल स्थानों के 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा। तो सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। क्यों? तो जान लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 243 घ 1 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है, इसलिए पंचायत चुनाव में आप जान लीजिए कि अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये 1996 में ये कानून पारित किया गया था। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून 1996 में पारित किया गया। 1995 में प्रस्तुत भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर संसद ने पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार के अधिनियम पेशा 1996 को 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में
संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में कतिपय संशोधन और छूट के साथ संविधान के भाग 9 का विस्तार देने के लिए अधिनियमित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए कि सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार या पेशा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा उसके उद्देश्यों के रूप में अभिज्ञात नहीं है? स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना या जनजातीय लोगों को जो है शोषण से मुक्त करना। तो ऑप्शन सी सही उत्तर नहीं है। आप जान लीजिए कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 का उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन स्थापित करना, जिससे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके और जनजाति लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। इस अधिनियम में ये प्रावधान नहीं है कि जनजाति क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। अगला प्रश्न है, राज्यों के निम्नांकित किस समूह पर पेशा यानी पंचायत राज क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 प्रवर्तनीय नहीं है? तो आप जान लीजिए कि किसमें नहीं लागू है? तो असम, मेघालय, तमिलनाडु में। राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में लागू है। असम, मेघालय, तमिलनाडु में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम के प्रावधान जो हैं लागू नहीं हैं। असम, मेघालय, तमिलनाडु में ये लागू नहीं हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका या शक्ति क्या है? तो देखिए, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है, सही है। और ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, सही है। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वापेक्षण लाइसेंस प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है, ये सही नहीं है। तो इसमें केवल 1 और 2, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए पेशा अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा के पास लघु वनोपजों के स्वामित्व के साथ साथ अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति होती है। और अनुसूचित क्षेत्रों में देखिए, लघु खनिजों के लिए खनन का पट्टा अथवा लाइसेंस प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होती है, परंतु अन्य खनिजों के खनन के संदर्भ में ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? तो यहाँ पर देखिए, लघु जलाशयों की योजना, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, जनजातीय उपयोजनाओं पर नियंत्रण रखना, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? तो आप जानते हैं ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों को ग्राम सभा कहा जाता है। दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज के तहत ग्राम सभा का प्रावधान है और अनुच्छेद 243 ख के अनुसार ग्राम सभा में ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। इसलिए यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है। अगला प्रश्न है, क्या सही है? एक ग्राम जो है इसमें बताना, एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सही है। दूसरा है, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती, बिल्कुल सही है। और तीसरा है, ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है और ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। तो 1, 2 और 5 आपके सही हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के अनुसार जो है धारा 10(1) के अनुसार इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए ग्राम के रूप में निर्दिष्ट प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम पंचायत होगी और धारा 3 के तहत राज्यपाल इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए एक ग्राम या ग्रामों के समूह को एक ग्राम निर्दिष्ट कर सकते हैं। और इस अधिनियम की धारा 61(a) के अनुसार ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में होती है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम होने की स्थिति में होती है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है आपको बताना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, क्या सही नहीं है। तो ये आप जान लीजिए छत्तीसगढ़ PCS परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है।
और छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 जो संशोधित किया गया था उससे संबंधित प्रावधान है। तो इसमें ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है, ये आपका सही है छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के अनुसार। तो और दूसरा है ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है, सही है। गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी हैं, बिल्कुल सही है। और गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है। तो ये चारों तो सही हैं। देखिए स्थगित सम्मेलन में भी गणपूर्ति आवश्यक है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर बजट पारित किया जा सकता है और स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं 8वां है कि यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति न हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो 5, 6 और 7 आपके जो है सही नहीं है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उत्तर है इस प्रयोजन के लिए ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच जो है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में जो है वो पंचायतों की अध्यक्षता करता है ग्राम सभा की बैठक की। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित करके ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया था? तो सही उत्तर है 89। दोस्तों देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 में वर्ष 2021 में संशोधन करके ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो उत्तर है उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस पर आधारित है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो कि ग्राम सभा द्वारा चुना जाए उसके द्वारा किया जाता है। पेशा नियमों के अनुसार यह सदस्य 1 वर्ष के लिए आम सहमति से अध्यक्ष चुना जाता है और उपस्थित सदस्यों में यदि आम सहमत नहीं बन पाती है तो अनुसूचित जनजाति की सबसे उम्रदराज महिला को सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है क्या? तो आप जान लीजिए कि देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। आप जान लीजिए कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखता है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से 243 अड़ तक पंचायती राज व्यवस्था संबंधी उपबंध किए गए हैं और 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को सौंपे जाने वाले विषयों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ, यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा क्या? तो देखिए, नई एकीकृत राज व्यवस्था, ग्राम स्वराज बुनियाद, स्वशासन व्यवस्था या सत्ता का केंद्रीकरण? तो सही उत्तर है स्वशासन व्यवस्था। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से देश भर में प्रभावी हुआ। ये राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना से संबंधित है, जो शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है तृणमूल लोकतंत्र से पंचायती राज पद्धति संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तृणमूल लोकतंत्र या ग्रास रूट डेमोक्रेसी यानी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। भारत में स्वतंत्रता के बाद 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का श्री गणेश किया और इसी दिन उसे संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया। इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को ही पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है और स्पष्ट है कि राजस्थान ही सबसे पहला राज्य है जिसमें संपूर्ण राज्य में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना की गई। संविधान में 73वें संविधान संशोधन करके पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज एक व्यवस्था है
देखिए, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की या पद सोपानिक की। तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, पंचायती राज स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था है, आप जान लीजिए। और बलवंत राय मेहता ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा है। ये एक प्रकार से त्रिस्तरीय जैविकी संबंधों की अभिशासन संरचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। देखिए, विकास में जन भागीदारी और राजनीतिक जवाबदेही नहीं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण नहीं। तो 1 और 3 आपके सही हैं। पंचायती राज व्यवस्था विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करता चाहता है। 1 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसका प्रमुख उद्देश्य स्थानीय जनता की विकास में भागीदारी यानी जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है किसका। तो सही उत्तर है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का स्थानीय स्वशासन एक उत्तम प्रयोग है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी किसके लिए। तो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। देखिए, वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, केंद्रीय नियंत्रण और कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। तो सही उत्तर है केंद्रीय नियंत्रण। दोस्तों, वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी तथा कतिपय कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति तो स्थानीय शासन की विशेषताएं हैं, लेकिन केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करने से इनका उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। दोस्तों, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति और सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है, जिससे कि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सकें और उन्हें लागू कर सकें। अगला प्रश्न है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो सही उत्तर है सरकार की पंचायती राज व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में सरकार की 3 श्रेणियां हैं। इसका लक्ष्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं और इनमें सभी सही हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सभी सही हैं। क्यों, आप देख लीजिए दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली के तहत स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था की गई है। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। संविधान के अनुच्छेद 243 ग के तहत राज्य विधानमंडलों द्वारा विधि के माध्यम से जिला स्तर की परिषदों में वहां के सांसदों के सदस्य होने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से अभिन्न अंग रही, बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, सही नहीं है। ये एक त्रिस्तरीय जैविकी रूप में जुड़ी संरचना है, सही है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही नहीं है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था, न कि 15 अगस्त 1993 से। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप जानते हैं पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आम जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। सत्ता के विकेंद्रीकरण का ये मुख्य उपकरण है और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए पंचायत राज को पूरे सहयोग की आवश्यकता पड़ती है किसकी। देखिए, स्थानीय जनता की, केंद्र सरकार की, नौकरशाही की या राजनेताओं की। तो सही उत्तर है स्थानीय जनता की।
पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता जनमानस के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होगी। बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न साकार नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। घटनाचक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय शासन और राज व्यवस्था का महत्वपूर्ण चैप्टर स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।